हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे चैप्टर्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट हम इसके कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जेनेटिक्स का डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। मोंगलॉइड कंडीशन इज रिलेटेड टू, जो मोंगलॉइड कंडीशन होती है वो किससे रिलेटेड होती है? मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी, नन ऑफ द अबव। एवरीबडी इज अवेयर दैट मोंगलॉइड कंडीशन क्या होती है, ये किस में देखने को मिलती है? इसी को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्लियर? डाउन सिंड्रोम कहते हैं इसी को। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में हमें जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? ट्राइसोमी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? 21 नंबर के क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, 3 क्रोमोसोम्स, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाता है किसमें? 21 नंबर के क्रोमोसोम्स में। तो ट्राइसोमी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, जेनिक बेस बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, जो जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन थी वो किसके द्वारा प्रपोज की गई? हैंकिंग, बेलिंग, सीबी ब्रिजेस या जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय दी कैल्विन ब्रिजेस के द्वारा। किसके द्वारा? कैल्विन, फुल नेम है कैल्विन ब्रिजेस के द्वारा 1926 में। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, segregation of Mendel's factor takes place डिप्लोटीन स्टेज, एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज। तो मैंने बोला था जो सेग्रीगेशन होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है, अलग अलग जाते हैं, वो किस फेज में होता है? वो होता है आपके किस फेज में? एनाफेज फर्स्ट के, एनाफेज फर्स्ट में होता है मियोसिस के। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में। किस में होता है? मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में होता है सेग्रीगेशन, जहाँ पे सेंट्रोमियर्स अलग अलग होते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? ऑलरेडी हमने सेल डिवीजन में डिस्कस किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एलील ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दिस स्टेटमेंट इज। ये कह रहा है जो एलील होते हैं जीन के, देखो कोई भी जीन होता है, ठीक है, जीन के 2 एलील होते हैं, जैसे कि एक क्या होता है? एक टॉल हो गया, टॉल के लिए एलील टी हो गया। ठीक है, अगर हाइट ले लेते हैं, हाइट के लिए कोई जीन है तो उसके लिए 2 एलील होंगे, कैपिटल टी, और डॉफ के लिए क्या होता है? इसी का हाइट का जो दूसरा रेसेसिव एलील होगा वो टी होगा। तो एक डोमिनेंट एलील हो गया, एक रेसेसिव एलील हो गया। तो ये कह रहा है जो एलील होते हैं जीन के वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ठीक है, आपस में मिक्सिंग नहीं होती उनकी, बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर्ड हो जाते हैं F2 जनरेशन में। ये किसका स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बात कही गई थी? लॉ ऑफ डोमिनेंस में बात कही गई थी जो F1 जनरेशन है, ठीक है, इसमें बात कही थी F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बात कही गई थी कि एलील ऑफ जीन ये आपस में ब्लेंड नहीं करते, दोनों कैरेक्टर रिकवर्ड हो जाते हैं किसमें? F2 जनरेशन में। क्लियर? द करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ segregation. Clear? Question number 5, the cytological event that corresponds of Mendel law of independent assortment is seen in, ये कह रहा है जो साइटोलॉजिकल इवेंट होता है, ठीक है, मेंडल लॉ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में किस में देखने को मिलता है? तो मैंने अभी बताया था जो आपका एनाफेज फर्स्ट है वहीं पे आपका सेग्रीगेशन होगा, वहीं पे आपका जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो उसका डिवीज़न होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो एनाफेज फर्स्ट में। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस में अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप, एक प्लांट शो कर रहा है डोमिनेंट फिनोटाइप को, अगर हम उसको क्रॉस करवाते हैं प्लांट शोइंग डैश फिनोटाइप, किससे क्रॉस कराएंगे टेस्ट क्रॉस में एक डोमिनेंट फिनोटाइप को, रिसेसिव से, डोमिनेंट से, किसी से भी, एनी ऑफ द टू, नन। तो हम टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप किसका, F1 जनरेशन का, उसको क्रॉस कराते हैं रिसेसिव फिनोटाइप से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिसेसिव फिनोटाइप, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में द phenotypic and genotypic ratios are same in F1 generation, the phenotypic and genotypic ratio are same in F2 generation, the phenotypic and genotypic ratios are different in F1 generation, the phenotypic and genotypic ratio are different in F2 generation। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या होता है F1 जनरेशन में सेम होता है, क्या मिलता है 1:2:1, है ना। ठीक, एक हमें कैसा मिलता है, रेड फ्लावर मिलेगा, एक हमें वाइट फ्लावर मिलेगा और दो हमें पिंक फ्लावर मिलेगा। लेकिन जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल की बात की थी उसमें कौन सा रेशियो प्राप्त होता है, उसमें हमें मिलता है 3:1 का रेशियो, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें 1:2:1 का ही रेशियो, चाहे वो फिनोटिपिक हो या जीनोटिपिक, दोनों का रेशियो सेम होता है। लेकिन अगर हम डोमिनेंस की बात करें, ठीक है, डोमिनेंस में जो कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसमें हमें फिनोटिपिक में मिलता है 3:1 और जीनोटिपिक में क्या मिलता है 1:2:1, अलग अलग रेशियो देखने को मिलते हैं। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल, एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल मतलब उसके दोनों जो आपके ये जो हमारा कलर ब्लाइंड का जो डिजीज़ होता है वो कैसा होता है, एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ना, जो XY सेक्स लिंक्ड होता है उसमें एक्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक, ये कह रहा है कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, ये कलर ब्लाइंड फीमेल है, वो मैरी करती है एक नॉर्मल मेल से, किससे कर रही है शादी, नॉर्मल मेल है, उसके बच्चों में इस कलर ब्लाइंड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर ब्लाइंड डॉटर, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, नॉर्मल सन एंड कैरियर डॉटर या नॉर्मल सन एंड नॉर्मल डॉटर। लेट्स सी, मान लो इसको हमने इससे कराया तो क्या होगा, ठीक, यही रेशियो मिलेंगे हमें। तो जो डॉटर होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, कैरियर होंगी, ठीक, और लेकिन जो हमारे सन होंगे वो क्या होगा, वो कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है, ये कलर ब्लाइंड होंगे। क्लियर। तो यहाँ के करेक्ट आंसर क्या होगा, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, ऑप्शन बी विल बी दी correct answer. Clear. Moving to the next. Mendel works of genetics was based upon which of the following, जो मेंडल वर्क जेनेटिक्स में जो मेंडल का वर्क था वो किस पे बेस्ड था, एंडोल्सियन फाउल, ओयोनथेरा लमार्कियाना, पाइसम सेटावियम या ड्रोसोफिला। तो सभी को बच्चे को पता है जेनेटिक्स का में जो मेंडल वर्क था वो पी पे था, पाइसम सेटावियम में था। क्लियर। Moving to the next. Extra chromosomal inheritance is exhibited by the following: lysosome, Golgi body, endoplasmic reticulum या mitochondria। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होती है वो किसके द्वारा एग्जिबिटेड होती है, लाइसोसोम्स के द्वारा, गोल्गी बॉडी के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने आपको सेमी सिम्बियोंट पढ़ाया हुआ था,
जिसमें कि बताया था, क्या बताया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इन दोनों में अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कि न्यूक्लियर का डीएनए हो गया, साइटोप्लाज्मा का डीएनए हो गया, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इनका अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है, इनका खुद का अपना क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस में क्लोरोप्लास्ट भी लिखा होता ये भी करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलता है, एग्जिबिट करता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी हमने प्रीवियस जब करवाया था प्रैक्टिस सेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो गया है। कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं कंट्रास्टिंग पेयर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा 7। क्लियर? 7 ही लिए थे उन्होंने। यहाँ कैरेक्टर्स की बात कही है इसलिए आंसर आपका 7 होगा। अगर क्वेश्चन पूछता ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट, ब्रीडिंग वेराइटीज की बात करता तो आंसर क्या होगा आपका 14 इसने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली थी पी की। क्लियर? किन्होंने? मेंडल जी ने। क्लियर? यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर्स की बात कर रही हैं तो 7 कैरेक्टर्स ही उन्होंने लिया था। क्लियर है? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ कपल हैज़ 4 गर्ल्स, एक कपल है जिसकी 4 लड़कियां हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड टू बी सन, 5वां बच्चा जो होगा वो सन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 20%, 50%, 100% या 80%? तो एवरीबडी नो कि हमारे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस में मेनली डिपेंड करता है? स्पर्म, ठीक है, मेल के स्पर्म में डिपेंड करता है, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक्स और वाई। 50% चांसेस है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक्स फर्टिलाइज करे और 50% चांसेस है कि वाई फर्टिलाइज करे ओवम से, है ना, एग से, मदर के एग से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50% ही होगी। हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो 50% चांसेस होगा कि बेटा होने के चांसेस हैं, 50% चांसेस है कि लड़की होगी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, अ मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड, एक मैरिड कपल है जिसने मेल चाइल्ड अडॉप्ट किया। फ्यू ईयर लेटर ट्विंस बॉय वर बॉर्न टू देम, कुछ साल बाद उनका एक ट्विन बॉयज़ हुए, यानी कि 2 बच्चे हुए खुद के। ठीक है, ट्विंस थे जो कि बॉयज़ थे। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल, जो ब्लड का कपल का ब्लड ग्रुप है वो एक का AB पॉजिटिव है, एक का O नेगेटिव है। ठीक है, द ब्लड ग्रुप ऑफ द 3 sons is A positive, B positive and O positive. द ब्लड ग्रुप ऑफ द अडॉप्टेड सन, तो इसमें कह रहा है कि ब्लड ग्रुप अडॉप्टेड सन का क्या होगा? A positive, B positive, O positive cannot be determined on the basis of given data. पेरेंट हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? उनका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव और O नेगेटिव है। तो चाइल्ड जो होंगे, इनके खुद के चाइल्ड जो होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, ठीक है, तो एंटीबॉडी से तो हमें लेना देना नहीं है, लेकिन इनके जो बेबी होंगे वो A पॉजिटिव हो सकते हैं या B पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, O पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। क्लियर? तो ब्लड ग्रुप ऑफ द एडॉप्टेड सन क्या हो जाएगा? O पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, इफ द डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर एंड अ नॉर्मल विजन मदर मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन, then the possibility of a color blind child being born to her will be. इसमें कह रहा है कलर ब्लाइंड फादर है और उसकी जो मदर है वो नॉर्मल विजन की है, यानी कि इन दोनों की शादी हुई है पहले, है ना। ठीक है, नॉर्मल विजन की मदर है उसकी। ठीक है, नॉर्मल विजन की मदर है, तो नॉर्मल विजन हो गई। और जो फादर हैं वो कैसे हैं? वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, एक्स पे ही होता है इसका, यहाँ पे दिखा देते हैं कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो इन दोनों की जो डॉटर हुई है,
ठीक, वो कैसी होगी अब आपको बताना है। पहले हम देख लेते हैं कि डॉटर में चांसेस क्या होते हैं इसके। देखो जो इसमें दोनों डॉटर्स आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, ये भी डॉटर है, ये भी डॉटर है ना। हाँ, जो सन है हमारे वो तो नॉर्मल है, ठीक है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ बोला है डॉटर की बात। तो जो डॉटर है कलर ब्लाइंड फादर की, ठीक है, वो कैसी होगी, कैरियर होगी। एक चीज़ पता चल गई हमें, कैसी होगी डॉटर, कैरियर हो गई, ठीक है। उसने क्या किया, अब कह रही कलर ब्लाइंड चाइल्ड बीइंग बॉर्न, अब कह रहा है उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब इस डॉटर ने मैरिज किया है किससे, नॉर्मल विजन मैन से, ठीक, नॉर्मल विजन मैन से शादी की है, तो इसके जो बच्चे होंगे उसमें कलर ब्लाइंड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो रही है, 50% चांसेस हैं कि जो बेबी होगी वो कैरियर होगी, ठीक है, और 50% चांसेस हैं जो सन होगा, ठीक है। यानी कि टू कलर ब्लाइंड कौन कौन होगा, मेनली हम देखें तो 1 in 4 होगा, है ना। 1 in 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सन, 4 में से केवल एक सन है जो कि कलर ब्लाइंड हो रहा है, मतलब 2 सन थे जिसमें कि एक कलर ब्लाइंड हुआ। मान लो 4 बच्चे हैं, ये गर्ल हो गई, ये भी गर्ल हो गई, ये बॉय हो गया, ये बॉय हो गया, तो ये जो गर्ल थी उसको हम नॉर्मल ही लेंगे, लेकिन ये कैरियर होगी, इसमें कलर ब्लाइंड के सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन ये डिजीज़ को आगे कैरी करेगी। तो गर्ल्स जो हम उनको कह सकते हैं कि वो कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन जो सन है यहाँ पे एक सन आपका कलर ब्लाइंड आ रहा है और एक नॉर्मल आ रहा है, तो 1 in 4, 4 में से जो एक बेबी होगा वो कैसा होगा, जो बॉय होगा वो कैसा होगा, उसमें चांसेस हैं कि आपका कलर ब्लाइंड हो। क्लियर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ हीमोफिलिक मैन, एक हीमोफिलिक मैन है, मैरीज अ वुमन कैरियर हेट्रोजाइगस फॉर हीमोफिलिक, ठीक है, एक हीमोफिलिक मैन है, वो वुमन से शादी करता है जो कि उसकी कैरियर है हीमोफिलिक की, ठीक है। व्हाट वुड बी द पॉसिबिलिटी जेनेटिक्स देयर डॉटर वुड बी हीमोफिलिक, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि उसके डॉटर्स में हीमोफिलिक कितना % होगा, क्या चांसेस होंगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या कह रहा है, हीमोफिलिक मैन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम मैन ले लेते, ये वुमन कैसी है, कैरियर है, ठीक है, और हीमोफिलिक मैन है, ये हो गया, ठीक है, H से रिप्रेजेंट कर दो भाई हीमोफिलिक को, ठीक है, ये H हो गया। तो अगर हम देखेंगे ठीक, ये चांसेस होगा, यानी कि कितनी % चांसेस हैं, एक तो ये हीमोफिलिक होगी, एक ये हीमोफिलिक होगी, है ना। सन इसका हीमोफिलिक होगा, ये जो डॉटर होगी ये कैसी होगी, ये कैरियर होगी, लेकिन ये वाली जो होगी वो हीमोफिलिक होगी, है ना। तो क्या चांसेस है इसके, 50-50% चांसेस है ना। 50% चांसेस है कि जो उसकी डॉटर का पूछा है, तो डॉटर एक कैरियर है, एक हीमोफिलिक है, तो कितनी चांसेस होगी, 50%, ठीक है। सन का भी पूछते तो इसका भी 50% चांसेस है। क्लियर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ रेयर जेनेटिक डिजीज जो कि इनहेरिटेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन, वन वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। कहने का मतलब है कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। डोमिनेंट कब होगी, फीमेल में ही होगी, मान लो कोई भी है, ठीक, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी जेनेटिक डिजीज़ है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो मैन होगा वो नॉर्मल होगा यहाँ पे। तो कह रहा है अफेक्टेड फादर हैव 100% अफेक्टेड सन, अफेक्टेड मदर हैव 100% अफेक्टेड डॉटर, अफेक्टेड father have 100% affected daughter, affected mothers have 100% affected son। तो इसमें देख लो क्या होता है, ये मान लो affected है
ठीक है। ये क्रॉस करवाया, ठीक। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देखना। अफेक्टेड मदर्स, ठीक है, मदर इफेक्टेड है, उसके डॉटर जो है वो क्या है, वो तो कैरियर है, ठीक, वो डिजीज़ नहीं है। लेकिन जो इसके सन है, ये देखो सन कैसे हैं, सन आपके इफेक्टेड हो गए, वो भी कितने, 100%। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अफेक्टेड मदर के क्या होगा, जो 100% सन होंगे, 100% चांसेस है कि उसके सन इफेक्टेड होंगे अगर वुमेन है ना। क्लियर है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, phenotypic ratio of dihybrid test cross is 15:1, 3:1, 9:3, 3:1, 1:1, 1:1. जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:1:1:1. ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the parents of offspring exhibiting a 9:3:3:1 ratio would be, पेरेंट के ऑफस्प्रिंग शो कर रहे हैं इस टाइप का रेशियो, कौन सा, 9:3:3:1 का रेशियो। तो उसमें क्या चांसेस होंगे, 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल, 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल, 1 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक इंडिविजुअल। तो इसमें देखो 9:3:1 का रेशियो हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिलता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है, जैसे कि हमें ड्रोसोफिला में बात कर ले, फ्रूट फ्लाई में बात कर ले, तो ब्राउन बॉडीज और क्या होता है, रेड आइज लेते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल लेते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। इसमें 2 ऑप्शन सेम हो गया, कोई नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस आर ऑल फिनोटिपिकली अलाइक, इनमें से जो ऑफस्प्रिंग होगा फॉलोइंग क्रॉसेस में, किसमें फिनोटिपिकली एक जैसे होंगे। तो फिनोटिपिकली अगर हम करके देखें, देखो पहले वाले में करेंगे तो क्या होगा, फिनोटिपिकली बात करते हैं ना, इसमें फिनोटिपिकली सेम तो नहीं दिख रहा है ना, दूसरे वाले में देखिए फिनोटिपिकली सेम, इसमें भी डॉफ आ गया है ना, और 2 आपके लॉन्ग आ गए। तीसरा देखते हैं, देखो इसमें सारे फिनोटिपिकली देखो, डी कैपिटल डी सभी में, तो सारे हमें दिखने में कैसे लगेंगे, लॉन्ग लगेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन है, टी.एच. मॉर्गन ड्यूरिंग हिज स्टडीज on Drosophila concluded that Mendel's principle of independent assortment is not universally applicable. assertion कह रहा है कि जो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में जो स्टडी की उसके द्वारा निष्कर्ष निकाला कि मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एवरीबडी नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही एक्सेप्शन क्या, लिंकेज है। लिंकेज के बारे में टी.एच. मॉर्गन ने ही ड्रोसोफिला में ज़्यादा अच्छे से बताया था हमें, तो उसका रीज़न इन्होंने दिया है, ड्रोसोफिला हैज़ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड।
both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. देखो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजंस भी ठीक है, लेकिन जो असर्शन कह रहा है उसका आंसर रीजन नहीं दे रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन की ये रीजन। तो बोथ ए एंड आर दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन आर उसका एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। करेक्ट, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? Which of these is not a Mendelian disorder? Hemophilia, cystic fibrosis, Cry-du-Chat syndrome, sickle cell anemia। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका क्राइडू-चैट सिंड्रोम, ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। इसमें क्या होता है, 5th क्रोमोसोम्स में डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। क्लियर है? जो स्मॉल आर्म होती है, ठीक है, क्रोमोसोम्स की पी आर्म, उसका डिलीशन हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22, द फिनोमिना दैट डिफाइज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जो डिफाइज करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, तो अभी मैंने बताया सेग्रीगेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, डोमिनेंस। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो आपका एक्सेप्शन था वो क्या था, अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन करके बताया हुआ था ना, जो असर्शन और उसका वो था, तो उसका क्या है, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज उसका डिफाइज है या एक्सेप्शन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज genotypic ratio equal to phenotypic ratio, genotypic ratio 3:1, phenotypic ratio 3:1, none of the above। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या प्राप्त होता है, हमें 1:2:1 का रेशियो मिलता है, चाहे वो फिनोटिपिक का केस हो, ठीक, या जीनोटिपिक का केस हो। ठीक है तो जीनोटिपिक रेशियो इसमें क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल होते हैं F2 जनरेशन में। ठीक, अगर हम डोमिनेंस की बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें, तो वहाँ फिनोटिपिक में तो हमें 3:1 मिलता है, लेकिन जीनोटिपिक में हमें 1:2:1 मिलता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस is which type of dominance? complete dominance, incomplete dominance, codominance, irregular dominance। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप मैंने लास्ट क्लासेस में जो पढ़ाया हुआ है उसमें अच्छे से बताया है ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस कौन सा डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो कौन सा डोमिनेंस शो करता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस शो करता है। क्लियर? Crossing of F1 heterozygous with homozygous recessive parent is known as रिसेसिव से करा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, पॉलीक्रॉस या टॉप क्रॉस। एवरीबडी नो, जब हम रिसेसिव से कराते हैं उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज नॉर्मल बट कैरियर दिस ट्रेट द प्रोजेनी वुड बी। ये कह रहा है कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, मैन कैसा है आपका, कलर ब्लाइंड हो गया, वुमन नॉर्मल है बट कैरियर है, एक क्रोमोसोम्स का कैरियर हो गई। ठीक, उसकी प्रोजेनी में क्या होगा, तो देखो ऑल फीमेल, ऑप्शन क्या है, ऑल नॉर्मल फीमेल्स बट कैरियर ऑफ दिस ट्रेट, ऑल मेल्स एंड 50% फीमेल कलर ब्लाइंड,
all female and 50% males color blind, or 50% male and 50% female color blind. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना. 50% मेल, ये देखो मेल 50% है, फीमेल भी 50% है. ये आपका क्या होगा, ये आपकी कैरियर होंगी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 27. अ वुमन विद स्ट्रेट हेयर, एक वुमन है विद स्ट्रेट हेयर मैरी करती है, एक शादी करती है एक आदमी से जिसके कि बाल कर्ल है, एंड हु इज़ नोन टू बी हेट्रोजाइगस फॉर दैट ट्रेट, जो कि उसके लिए हेट्रोजाइगस जाना जाता है उस ट्रेट के लिए. व्हाट आर द चांसेस दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड विल हैव कर्ली हेयर, क्या चांसेस होंगे कि उसके पहले बच्चे के बाल कर्ली होंगे. 25%, 50%, 75% या 100%. देखो क्या कह रहा है, वुमन विद स्ट्रेट हेयर, मान लो स्ट्रेट हेयर है, हो सकता है कैरियर हो, है ना. और मैन कैसा है, कर्ली हेयर है, ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है. हेट्रोजाइगस है स्ट्रेट के लिए, ठीक है, हेट्रोजाइगस ये हो गई. वो द चांसेस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड में क्या चांसेस होंगे. देखो चांसेस क्या है, 50% चांसेस है. 50% चांसेस है कि आपके, देखो डॉटर होगी तो 50% चांसेस है कि उसका बाल कर्ल होगा, सन होगा तो उसका 50% चांसेस है कि उसमें बाल कर्ली होंगे. क्लियर. तो आंसर विल बी दी 50%. ठीक, करेक्ट आंसर आपका 50% हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28. अ कपल हैज़ 5 डॉटर बट नो सन, एक कपल है जिसके 5 डॉटर हैं, कोई बेटा नहीं है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन द 6th चाइल्ड विल बी द, ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया है इस टाइप का एक क्वेश्चन है ना. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% ही होगी, क्योंकि एक्स और वाई है. चांसेस हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम्स 50% चांसेस है कि ये फ्यूज़ करे, और 50% चांसेस है कि वाई क्रोमोसोम फ्यूज़ करे, है ना. किससे, ओवम से. ओवम में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, तो प्रोबेबिलिटी 50% होगी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 29. द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस द मेल सेक्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, डब्ल्यू क्रोमोसोम या जेड क्रोमोसोम्स. तो मेल को डिटरमाइन करने वाला कौन सा क्रोमोसोम्स होता है, वाई क्रोमोसोम्स होता है. एवरीबडी नो, है ना. वाई से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं ना. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 30. इन ह्यूमन बीइंग फॉलोइंग 6 क्रोमोसोम्स आर फाउंड, XX, XX एंड XY, नन ऑफ दीज. एवरीबडी नो कौन कौन से 2 पाए जाते हैं, XX एंड XY. ये फीमेल को शो करेगा, है ना, और ये शो करेगा आपका मेल को. क्लियर. तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.